गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महादेव है। और ऐसे साक्षात्कार गुरु को हम शत शत नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। मैं उन कुछ सौभाग्यशालियों में से हूँ जिसे आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने ही गुरु का साक्षात्कार करने का शुभ अवसर मिला है। इनके लिए कुछ बोलना जैसे कि सूर्य को चिराग दिखाने जैसे होगा। और मैं एक पंक्ति में इनके लिए कुछ बोलती हूँ कि इन्हें देखिए, ये एक दास्तां है और इस दास्तां से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ। मैं इनकी प्रशंसा में बोलने लायक ही नहीं हूँ। एक पंक्ति में जो आपको बोला कि इन्हें देखिए, ये एक दास्तां है और इस दास्तां से आज हम रूबरू करते हैं। नमस्कार गुरुजी। आप आज जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं, तो आप अपनी कुछ जर्नी के आपने कब शुरू किया और कहाँ से शुरू किया, तो उससे आप हमारे दर्शकों से कुछ रूबरू करें। पहले तो सबको बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत पुण्य का दिन और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है गुरु पूर्णिमा। कहते हैं कि गुरु कृपा सो विद्या पाऊँ, गुरु कृपा सो मान, गुरु ही पथ को राख नारो, गुरुदेव सो महान। तो गुरु पथ राखते हैं, गुरु जो है वो सब कुछ उनके ऊपर आप विश्वास के साथ जब अर्पण करते हैं तो गुरु का आशीर्वाद मिलना प्रारंभ होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। बचपन से जो घर का एक वातावरण होता है वो नृत्यमय संगीतमय था और आँख खुली और या सुनाई दिया तो खाली नृत्य और संगीत ही था। तो वो वातावरण मुझे मिला घर में और उस वातावरण की वजह से बहुत अल्प आयु, जो बहुत जल्दी होती है एज के हिसाब से, 3.5-4 साल की उम्र में गुरुजी के सानिध्य में नृत्य की शिक्षा प्रारंभ हो गई। तत्पश्चात लगभग 5 वर्ष की आयु, 1.5-2 साल, कुछ बच्चा जैसे सीख रहा होता वैसा सीखा, चल रहा था। तो उसी दौरान एक जोधपुर में मेरा जन्म हुआ और वहाँ अभी भी है टाउन हॉल करके एक है। तो उसमें गुरुजी ने कुछ कार्यक्रम करवाए थे। तो एक मुझे भी उन्होंने बच्चे को जैसे खड़ा करते हैं, छोटा बच्चा है इसको भी खड़ा करे, तो वो मंच पे कहना चाहिए कदम रखवाती है और वहाँ से यात्रा प्रारंभ हो गई, जो कि जोधपुर से होती हुई दिल्ली पहुँच गई और अब दिल्ली से संसार का भ्रमण कर रही है। यात्रा जारी है, यात्रा जारी रहेगी। तो इस प्रकार गुरुजी की यात्रा आरंभ हुई जोधपुर के टाउन हॉल से और शिक्षा इनके पिता श्री गुरु कुंदनलाल गंगानी जी से इन्होंने प्राप्त करनी शुरू करी। तो आपने कितने बरस तक आपका लगातार गुरुजी के साथ रियाज चलता रहा और कब लगा गुरुजी को जब उनके मुंह से निकला हो कि वाह? अच्छा प्रश्न है। गुरु कभी वाह नहीं बोलते। गुरु कहते हैं और करो, अभी और ठीक करना है, अभी ये चीज़ ठीक करनी है, अभी वो ये करना है। तो और सच तो ये बताऊं कि गुरु ही मैंने कहा ना, दृष्टि होती है, गुरु ही सृष्टि होती है, गुरु ही रचना है। तो गुरु इस चीज़ को जानते हैं कि शिष्य को अगर आपने उसके तारीफ़ की या उसको आपने ऐसे किया तो शायद हो सकता है कि शिष्य कोई हो सकते हैं तो वो अपने आप में एक गरूर वाले वातावरण में ना जाएं या उनको ये ना लगे कि देखो मैंने कितना अच्छा किया। वो एहसास कराते हैं, कहते नहीं। गुरु सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर जो समझते हैं तो गुरु एहसास है, उसको महसूस करो। उसको आप जब गुरु क्या करता है, गुरु भी शिष्य को ये कराता है
उसको कहता है उसे कहता है हाँ और शाबाश और करो और करो और करो, पर गुरु कभी नहीं कहता कि आज तो तुमने कमाल कर दिया, क्योंकि जिस दिन ये कह दिया उस दिन शायद वो शिष्य हो सकता है कि अपने आप में थोड़ी ऊंचाई पे ही पहुंच जाए। तो गुरु चाहते हैं कि वो काम से ऊंचाई में पहुंचे, ना कि शब्दों से, ना कि अपने अहंकार से, क्योंकि अहंग जो है वो किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, चाहे विद्या हो, चाहे आपके पास क्या कहना चाहिए धन हो। तो अहंग को गुरुजी हमेशा नीचे झुका देते हैं। तो मेरा एक प्रश्न ये भी था इसी पिछले ही प्रश्न में कि आप गुरुजी जब आपको रियाज कराया करते थे तो आप कितने घंटों? हाँ, ये है कि गुरुजी चाहते थे कि खूब मेहनत करें, क्योंकि साधना करना एक बहुत आवश्यक है। तो सुबह भी 2-3 घंटे हम लगे रहते थे, फिर शाम को भी 3-4 घंटे लगे रहते थे, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता था कि बीच में थोड़ी बहुत स्कूल वगैरह जाने का एक समय अलग हो जाता था। बाकी नृत्य से कोई बाहर कोई चीज़ दिखाई नहीं देती थी, झांकने भी नहीं देते थे। नृत्य करो, साधना करो, रियाज़ करो, बस यही आवाज़ आती थी। और जैसा प्रश्न पूछा कि कब तक, तो एक फिज़िकल गुरुजी की जो उपस्थिति थी उसमें तो रियाज़ और साधना होती थी। जब गुरुजी कहीं जाते आते थे तो मेरे पर जिम्मेदारी होती थी, तब भी मैं अपनी साधना और अपने रियाज़ को घंटों हमें करना छोड़ते नहीं थे, लगे रहते थे। क्योंकि गुरुजी जो जाते वक्त ऐसा कह के जाते थे कि मैं आऊँगा, ये सारी चीज़ें रियाज़ करके तैयार रखना। तो और वो आते ही ऐसा नहीं कि गुरुजी भूल जाते थे कि वो क्या कह के गए, उनको याद होता था, हाँ मैंने कुछ कहा था, किया, हाँ किया, ऐसे। तो गुरु के शब्द एक धर्म के समान मानते हुए खूब रियाज किया उन्होंने अपने पिताजी की छत्र छाया में, और इस छत्र छाया में रियाज किया और यही गुण ये अपने शिष्यों में भी प्रदान कर रहे हैं। आज गुरुजी बैठे हैं जयपुर घराने के प्रवर्तक कथक केंद्र में, जयपुर घराने की गद्दी में। तो गुरु के महत्व से, तो आपने कथक केंद्र कब ज्वाइन किया? कथक केंद्र एक ये भी एक बड़ा अजीब सा वाक़या है कि मैं अपना, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से शिक्षा प्राप्त की, ये सब लोगों को बताना चाहूँगा कि एक होती पारंपरिक शिक्षा जो गुरु के घर में रह के या गुरु के सामने बिना इंस्टीट्यूशन के सीखी जाती है, और एक होती है इंस्टीट्यूशनल शिक्षा जो कथक केंद्र में मैंने लेके रही। तो मुझे दोनों ही सीखने का अवसर मिला, क्योंकि बचपन से हम घर में रहे, तो दिल्ली में तो थे ही नहीं। जब दिल्ली में आ गए थे तो उसके बाद बहुत समय के बाद, छोटा था बहुत, तो मैंने कथक केंद्र ज्वाइन करा। 3 साल का मैंने डिप्लोमा ऑनर्स कोर्स किया और तत्पश्चात 2 साल का पोस्ट डिप्लोमा भी किया। एक अजीब सा वाक़या ये हुआ कि गुरुजी ने डिसाइड किया, तब हमारे डायरेक्टर होते थे केशव कोठारी जी, वो लोग आपस में बात की, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपना क्लास में अपना रियाज व्याज कर रहा था। तो मुझे अचानक बुलाया गया कि ऑफिस में बुला रहे हैं। तो मैं अपना पोस्ट डिप्लोमा मैंने ख़त्म ही किया था, और उसके बाद ये हमारा मई में एग्ज़ाम होता है, मई में परीक्षा दी, 1.5 महीने की छुट्टियाँ हो गई, 2 महीने की, जुलाई से ज्वाइन किया, तो या अगस्त के आसपास की बात है। गुरुजी क्लास ले रहे थे, फिर अंदर गए तो मुझे अंदर बुलाया ऑफिस में, मुझे पता नहीं, मैंने कहा क्यों डायरेक्टर के रूम में बुलाया। तो आगे देखा तो डायरेक्टर बैठे सामने और गुरुजी उस सीट पे बैठे हैं। तो गुरुजी की बैक है और इधर डायरेक्टर सामने है। मैं यूँ एंटर होके, गुरुजी थे तो मैं उनके पीछे ऐसे खड़ा हो गया। मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्यों बुलाया गुरुजी, और डायरेक्टर ने क्यों बुलाया हमारे केशव जी। तो उन्होंने मुझे पूछा तो तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो अंदर रियाज़ कर रहा था, साथ क्लास में आता हूँ। कुछ सिखाते भी हो? मैंने कहा हाँ सिखाते हैं, कहीं कहीं सिखाते हैं हम। मैंने कहा जहाँ, अब वो गुरुजी बैठे, हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ खुल के भी बोल दूँ। मैंने कहा जहाँ गुरुजी भेज देते हैं ना, वहाँ जाके मैं थोड़ा जैसा गुरुजी कहते हैं मैं वैसा सिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। तो तुम को अगर हम कहें कि यहाँ तुम सिखाओ तो सिखाओगे? तो सेकंड का भी टाइम नहीं था सोचने का ना। अब डायरेक्टर पूछ रहे हैं डायरेक्ट मुझसे, और गुरुजी की बैक भी है,
तो बस एक ही आया कि हाँ मैं हाँ कर देता हूँ, ताकि मैं कथक केंद्र में पूरा दिन केंद्र में रहूँगा, गुरुजी के पास सीखना भी चलता ही रहेगा मेरा और सिखाना भी शुरू हो जाएगा, तो एक अच्छी बात है। ये सोच के मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ज़रूर तुम सिखा पाओगे। मैंने कहा हाँ। तो बोले हम तुमको 3 महीने देखेंगे। उन्होंने कहा 3 महीने में तुम्हें टाइम दूंगा, देखूंगा कि तुम सिखा सकते हो या नहीं। तो ठीक है, तो वो ये ऐसे शुरुआत हुई और शायद मैं एक ऐसा पहला शख्स हूँ कथक केंद्र में जिसने स्टूडेंटशिप ख़त्म होते ही 2 महीने के बाद सीधी टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। और तब बिरजू महाराज जी, मेरे गुरुजी, मुन्ना शुक्ला जी, रेवा दीदी, ये बड़े महान गुरु के होते हुए एक छोटी सी लाश में मेरी भी सीट लग गई। ये ज़िंदगी की कथक केंद्र से शुरुआत हुई और वो चल रही अभी तक, इन्हीं की कृपा से। तो कितने बरस हो गए गुरुजी आपको यहाँ कथक केंद्र में? 30-35 साल हो गए, मतलब बच्चा का सजा। सो वर्षों का अनुमान नहीं, 30-35 साल, 30-35 साल से गुरु गद्दी पे विराजमान हैं और आपने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत तो शिक्षा प्राप्त करी ही, उसके पश्चात 3 साल का डिप्लोमा ऑनर्स किया, फिर उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा किया और उसके पश्चात आपको 3 महीने का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में नृत्य सिखाने का अवसर मिला, उसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर कि सब बड़े कलाकार, दिग्गज कलाकार, उनके अपने गुरु बिरजू महाराज जी और बाकी सब गुरुजन सिखा रहे थे। केवल 3 अपनी पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा करने के पश्चात ही 3 महीने का प्रोबेशन जो इनका वो शुरू हुआ, तो वो आज 30-35 साल में कन्वर्ट हो गया। सो आज भी आप उसी क्षमता से आज बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सैकड़ों ही शिष्य शिष्याएँ इनके हाथों से निकल गए हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं एक कलाकार के रूप में, और इनकी तरफ इसी प्रकार से अगाध श्रद्धा और स्नेह से देखते हैं और इनका आशीर्वाद भी उनके ऊपर बना रहता है। तो शिष्य आप इतने 30-35 साल से सिखा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि जब बच्चे यहाँ से पास आउट होकर आते हैं तो वापस आके आपको अपना मान सम्मान बताते हैं कि वो ये कर रहे हैं, तो एज अ गुरु आपको कैसा लगता है? नहीं, नेचुरली बहुत अच्छा लगता है कि वो, क्योंकि परंपरा तो वो होती है जो चलती रहती है और वो अगर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं और अच्छे से उसे निभाते हैं तो मन में अच्छा वो एक भाव आता है और वो समर्पण हो जाता है फिर वापस इधर ही, कि आपकी वजह से देखिए ये परंपरा जो है वो इधर से कहाँ तक पहुँच गई। और एक और चीज़ है, स्कूल कॉलेज में डिग्री लेने के बाद वापसी बहुत कम होती है, लेकिन एक हमारी एक ऐसी विद्या है, गुरु विद्या, ये संस्कार, ये परंपरा, ये आपस का रिश्ता जो जन्म जन्मांतर रहता है, इसमें जैसे ही उनको टाइम मिलता है तो सबसे पहले गुरु जी के पास जाना है। आंधी तूफान बरसात, अभी भी बरसात हो रही है, अभी भी देख रहे हो सब आ रहे हैं, तो वो मौसम से किसी चीज़ से परवाह नहीं करते कि अगर आ गए हैं और हम दिल्ली में पहुंच गए हैं तो गुरु जी के पास पहुंचना है, चाहे दुनिया के किसी कोने से पहुंचना है। तो वो एक बड़ा मजबूत रिश्ता है। तो गुरु शिष्य एक परंपरा और एक मजबूत रिश्ता जो कि मन से, और यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ सोल टू सोल कनेक्शन बिटवीन ऑफ द गुरु एंड द शिष्य। तो गुरु जी को अच्छा लगता है कि सब बच्चे परंपरा से सीख के यहाँ से जाते हैं और उनका मानना है कि यही एक विद्या है जहाँ उनका बच्चों का मन से एक रिश्ता जुड़ता है और वो जब इनके पास आते हैं तो वो इनकी उनके ऊपर वैसा ही आशीर्वाद बना रहता है कि जैसे वो उनके पास तब भी सीख रहे हैं और उनका जो जर्नी है उनके आशीर्वाद से पूर्ण होती है।
ये आपका, आपने यहाँ पर सिखा रहे हैं और एक आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हैं, तो आपने देश विदेश बहुत भ्रमण किया है। आप थोड़ा सा बताएं कि किस किस देश में आपने अपनी कला का जौहर दिखाया। कह सकते हैं कि अगर अगर आप मैप देखते हैं ना, तो उस हिसाब से देखें तो स्टार्ट करूं तो साउथ अमेरिका से शुरू करें, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका नीचे आ जाएंगे, फिर इसके बाद आप आ जाएंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ में आ जाएंगे, फिर यूके, फिर ईयू जो आप आज यूरोप हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आ जाएंगे, फिर एशियन कंट्री में रशिया आ जाएगा, और उसके बाद श्रीलंका आ जाएगा, और उधर से घूम के अगर उधर जाएंगे तो न्यूजीलैंड होते हुए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तक का ये मैप देखें तो मेरे ख्याल से इवन मैंने उन कंट्रीज़ में भी डांस किया जहाँ डांस अलाउ नहीं है, अरब कंट्री में भी किया। 3 टूर मेरे अरब कंट्री में भी किए। दुबई, ये सब तो बड़ी फेमस डेस्टिनी है, यहाँ तो सब लोग आर्टिस्ट लोग जाते हैं, लेकिन अरब अमीरात में बहुत कम जाते हैं, वहाँ के स्ट्रिक्ट रूल अभी थोड़े से ठीक हुए हैं, पहले तो बहुत। तो ऐसे मुश्किल वातावरण में भी गुरु आशीर्वाद से, और वो भी मिनिस्टर की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट और वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, कल्चर मिनिस्टर से की तरफ से होने वाले कार्यक्रमों में किया, तो हर कंट्री की तरफ मेरे ख्याल से मेरा जाना रहा, हर कंट्री में जाना रहा, हर कंट्री में। सो पूरा विश्व भ्रमण गुरुजी ने अपनी कला का जौहर दिखाते हुए पूरा विश्व भ्रमण किया, जैसे गुरुजी ने बताया, ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक अरबी देशों में जहाँ की नृत्य की उतना प्रचार नहीं है जितना कि हमारे देशों में है, तो सब जगह परफॉर्म किया और सराहना भी पाई और प्यार भी सबका लिया। और गुरुजी, ये आपकी जो एक एज एन आर्टिस्ट जो जर्नी है, एक पारिवारिक, तो पारिवारिक में आपने ये तो बताया कि इस उम्र में आपने कथक केंद्र की गद्दी संभाली, तो आपकी अब पारिवारिक ज़िंदगी में, वैवाहिक जीवन में आपकी किस उम्र में शादी हुई और किन से हुई, और आपके परिवार में और कौन है? हमारे यहाँ पारिवारिक शादियाँ परिवारों में ही होती है, कलाकार फैमिली में होती है, और अभी वो गुज़र गए, बहुत अच्छे कलाकार थे, बॉम्बे रहते थे, आदरणीय श्री के महावीर जी, बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र रहे हैं, लता जी, आशा जी, इनके घर में आना जाना उनका रहता था, तो ये आपस में दोस्त फ्रेंड्स जैसे होते, तो उनकी सुपुत्री से, बड़ी से मेरा विवाह और छोटी से फतेह सिंह का विवाह हुआ, तो एक पुत्र है, उधर पुत्री है, तो ये पारिवारिक अपने हैं। बाकी हमारे यहाँ परिवार नहीं होता, हमारे यहाँ कुटुंब होता है, एक शख्स का परिवार नहीं काउंट होता है, कुटुंब को काउंट करते हैं, भाइयों को, बहनों को, चाचा के, क्योंकि गुरुजी थे तो इन्होंने भी अपने पूरे कुटुंब को सिखाया, बढ़ाया। मेरी कोशिश है, क्योंकि कर तो यही रहे हैं, शायद फिजिकल में बैठा दिखता हूँ, बाकी करते यही है, तो वो जो कुटुंब है वो अभी भी कुटुंब चल रहा है। हम इसको बिलीव नहीं करते कि एक परिवार या एक शख्स की कोई ये परिवार माना जाएगा, नहीं, वो एक शख्स के साथ जुड़ा हुआ कुटुंब माना जाएगा, और वही शिष्य कुटुंब होता है, वही परिवार कुटुंब होता है, फ़र्क नहीं होता है इसमें कुछ। उस चीज़ को अलग देखते हैं हम लोग, उसको हम ऐसे काउंट नहीं करते। तो आप अपने कुटुंब के बारे में, जैसे आपने बताया कि आपकी शादी, आपने ये नहीं बताया कि किस उम्र में हुई? हाँ, उम्र तो हुई थी जब हम मात्र मेरे ख्याल से 19 या 20 साल के थे। और आपके परिवार में, और आपने फतेह जी का नाम लिया? हाँ, मेरे परिवार में हम लोग बहुत अच्छा सा भी लगता है कहते हुए कि हम 7 भाई, जैसे राजा रानी की कहानियाँ होती हैं ना, कि एक राजा था, उसके 7 बेटे थे, 7 भाई, एक बहन हमारे है, और ईश्वर की कृपा से सिर्फ बड़े भैया, जो सबसे बड़े हमारे बड़े भैया कृष्ण भैया, वो गुज़र गए, उनके दोनों बेटे हैं, बेटियां हैं, वो भी इसी लाइन में हैं। छोटे भैया मुन्ना भैया हैं, वो खुद तो कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ, उनका बेटा भवानी वो सीखता, वो भी इसी लाइन में। फिर हम हैं,
फिर फतेह सिंह है, फिर गोविंद है, वो भी उसका जिक्र किया, उसका बेटा अच्छा तबला बजा रहा है। फिर हरीश खुद नाच भी रहे हैं, अब उनकी बेटी को भी, बड़ी वाली को नचा रहे हैं। और योगेश अभी बैठे हैं, ये भी यहाँ कथक केंद्र में तबले पे हैं, इनका बेटा भी बहुत अच्छा तबला बजा रहा है। मायरा बिटिया है छोटी, वो भी कोशिश कर रही थोड़ा सीखने की। तो ये इधर तो ये सीधा परिवार, फिर चाचाओं के परिवार की तरफ भी परंपरा है। सो गंगानी कुटुंब से साक्षात्कार हुआ आप सबका, तो आपने सब बताते हुए आपने अपनी सुपुत्र के बारे में बताना आप भूल गए। वो भी कर रहे हैं ना, उन्होंने भी डिप्लोमा पोस्ट हाँ। डिप्लोमा यहाँ से कर लिया तो है। आप फ्रीलांसिंग अपना इधर उधर कार्यक्रम जैसे कर रहे हैं, और कुछ आजकल जैसा चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो सब लोग, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि यही करना है, ये जीवन। लेकिन अब ये है कि इस लाइन को पकड़ना या इस लाइन ये करना ही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि वो कोई मेरे यहाँ जन्मा है तो उसको नाचना ही ज़रूरी है, ये उसकी इच्छा की बात है। जैसे हम लोगों में, भाइयों में, तो कई, जैसे फतेह सिंह तबला बजाने लगे, डांस उन्होंने भी सीखा। किशन भैया भी तबला बजाने लगे थे, उन्होंने भी सीखा था। तो गोविंद ने भी सीखा, हरीश ने भी सीखा, हरीश डांस कर रहा है तबला, योगेश ने भी सीखा, योगेश तबला बजा रहा। तो कोई तबला बजा रहा, कोई डांस कर रहा, लेकिन है परंपरा में। तो हमारे यहाँ गायन वादन नृत्य की परंपरा तो होती है, इसके साथ सिखाया जाता है। सो देयर इज नथिंग लाइक न्यूक्लियर। सो कुटुंब में गायन वादन और नृत्य की शिक्षा का प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि आपको हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड से सुसज्जित किया है। नृत्य सम्राट है, सितारा देवी अवार्ड है, और आपको जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड का जब आपको पता चला कि आपको मिल रहा है और कलाम साहब जी से मिल रहा है, तब वो प्रेसिडेंट थे, तो आपको कैसा लगा और किस वर्ष में आपको मिला ये मिला था मुझे, ये था 2002-2003 का, 2002 एंड 2003 का अवार्ड था। और सच बताऊं तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतनी कम एज में ये अवार्ड मिला। तो उसके 2-3 वाक़या बड़े अच्छे रहे। एक तो ये था कि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मुझे प्लेन में बिठाओ, मुझे प्लेन में बैठना है, तुम हमेशा बात करते हो प्लेन में। तो मम्मी कभी फ़्लाइट में नहीं बैठी थी। एक तो ये था। दूसरा, जब मुझे पता लगा कि अवार्ड वाली बात, तो उसकी खुशी मुझे अपने लिए नहीं थी, मुझे इसलिए उसकी खुशी हुई कि वो इनको मिलना चाहिए था जो समय पे नहीं मिल पाया था, गुरुजी गुजर गए थे। तो मैंने उसी वक्त एक ही सेंटेंस मेरे मुंह में से निकला था, जो आज भी बोलता हूँ, कि वो फिज़िकल मुझे मिला होगा, लेकिन अवार्ड के हकदार ये थे, इनको ही मिला हो। आज ये ऐसे गुरु थे जिनके आज 4 वही सेम अवार्ड, जो उस एकेडमी का बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है, कला के क्षेत्र में उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, वो 4 इनके शिष्यों को मिल गया। तो ये गुरु क्या रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। अफसोस है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें कुछ, क्योंकि जिसको काम करना है वो अवार्ड के पीछे नहीं भागता। तो इन्होंने काम करना था, जो दिखा दिया कि 4 इनके खंबे खड़े हैं, कोई हो जाए। तो वो इनको नहीं मिला तो क्या उनको 4 को मिल गया। तो मेरा पहला अवार्ड ऐसा था जो पहले मुझे मिला, और वही मैंने इनको समर्पित किया। मम्मी को मैं बॉम्बे लेके गया, फ़्लाइट में बैठना था मम्मी की, मैंने कहा आप मेरे साथ। तो जब अवार्ड मिलता है तो एक साथ में जाता है, जिसको फेयर गवर्नमेंट भी ही देती है। तो मैंने कहा मेरे साथ मेरी माँ जाएगी, और उनको लेके मैं गया फ़्लाइट में, उनको पहले बिठा दिया। मैंने कहा मम्मी आपकी इच्छा थी, फ़्लाइट में बैठिए। और जब कलाम साहब से अवार्ड ले रहा था तो बड़ा अच्छा लगा कि वो तो कुछ सेकंड का होता है कि वो आप गए और अवार्ड लेके आ जाते हैं। लेकिन जब मैं चढ़ा तो मैं बड़ा यंग तो था ही। तो कलाम साहब ने हाथ मिला के व्हाट यू डू, मैंने कहा आई एम कथक डांसर, आई नो अबाउट यू एंड योर डांस। तो मेरे को अच्छा लगा कि चलो 1-2 शब्द में ही उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ ये चीज़ें। तो मैं थैंक यू वेरी मच। तो मैं लेके आ गया। एक शख्स थे
जो बहुत बुज़ुर्ग थे, तो उनको जब लेके गए, तब कलाम साहब ने कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अवार्ड उस वक्त दे रहे हो जब इनसे चला नहीं जा रहा, इनकी उम्र इतनी हो गई। तो उन्होंने कहा इसका कुछ करना चाहिए। कलाम साहब तो हमेशा दूर की देखते थे, दूर की बात करते थे, वो बहुत बड़ी सोच रखते थे। ऐसा राष्ट्रपति होना बहुत बहुत कम ऐसे राष्ट्रपति जिनको कि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक बहुत मान सम्मान से देखते हो। कलाम साहब को बच्चे भी उतना ही पसंद करते थे, बड़े भी उतना ही करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि व्हीलचेयर पे मुझे अवार्ड देना पड़ रहा है, ऐसी अवस्था तक क्यों पहुंचते हो। तब बिस्मिल्लाह अवार्ड का उस वक्त अनाउंस हुआ और युवा लोगों को भी देना शुरू कर दिया। उसका नाम है युवा पुरस्कार और एक होता है एकेडमी पुरस्कार। तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी चीज़ें उस वक्त निकल के आई सरकार की तरफ से। सो अवार्ड्स और देश विदेश का भ्रमण और हर बात में आप अपने पिताजी की तरफ अगाध श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो उससे आपने बोला कि आपने अपना जो अवार्ड है वो अपने पिताश्री को समर्पित किया और आप चाहते थे कि आपके साथ अवार्ड लेने आपकी माताश्री जाए। तो ऐसे पुत्र को हमारा शत शत नमन है, जो हर बात में, मतलब मैं बात करते हुए भी भाव विभोर हो गई हूँ कि हर बात में जिनका पिता और गुरु के प्रति, शायद अब पिता के रूप में आपने पिता को इतना नहीं देखा, इतना समर्पण नहीं किया जितना कि आपने शिष्य के रूप में किया। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नतमस्तक हूँ। अपनी कला के क्षेत्र के अलावा आपकी और क्या रुचियाँ हैं? मेरी बहुत खतरनाक रुचि, ड्राइव करना बहुत पसंद है और गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। हर किस्म की गाड़ी चलाना, मतलब बाइक भी चला लेता हूँ, स्कूटी भी चला लेता हूँ, कार भी चला लेता हूँ, लेकिन हाँ उससे बड़ी नहीं चलाता लेकिन अच्छा लगता है मुझे। तो एक शौक़ है, ड्राइव करने का शौक़ है। और कुछ अच्छा संगीत, कुछ भी अच्छा हो, मतलब लोग सोचते हैं कि भाई हम बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, बड़े वो जो परंपरा वालों को लोग ऐसा मानते हैं ना कि नहीं ये तो बहुत ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे देसी विदेशी सबका अच्छा संगीत होना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता हो वो मुझे सुनना पसंद है। जब भी मैं ड्राइव करता हूँ तो मुझे म्यूज़िक चलता रहे गाड़ी में, तो मुझे अच्छा लगता है। तो यही शौक़ मेरे ज़्यादा हैं, और तो कोई शौक़ नहीं। सो बिसाइड डांसिंग ड्राइविंग इज़ द पैशन। तो गुरुजी के शिष्य जो भी देख रहे हों, आपको कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो और आपके पास अच्छी गाड़ी है और अच्छा म्यूजिक है, तो आप गुरुजी के पास मुझे चाबी दे देना, पूछ सकते हैं एंड यू कैन बी द पिलियन राइडर व्हाइल गुरुजी विल ड्राइव यू। So I will be the first one. प्लीज़ बिल्कुल। और अच्छा सुनिए, बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। तो बात चल रही तो मैं नागपुर स्पीक मैके के लिए कार्यक्रम के लिए गया था। तो क्या हुआ कि मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा तो ये कोई सुबह की फ़्लाइट थी, कोई 8:30 साढ़े 8 बजे मैं लैंड कर गया और 9:30 बजे मुझे स्पीक मैके के लिए कहीं परफॉर्म करना था। उतरते ही सीधा जाना था वेन्यू पे। तो निशा ताई जो कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ की बुजुर्ग महिला है, अच्छी नागपुर में, वो आई तो बोली राजन, वो शी ऑलवेज कॉल मी राजन आ जाओ, बैग कहाँ है। मैंने कहा बैग तो मेरा, मैं ऐसे ट्रॉली जैसा था, ज़्यादा क्या था, तो मैं चल दिया। तो वो लेने खुद ही आई थी, मुझे नहीं पता था। तो वो जैसे ही हम बाहर निकले पार्किंग की तरफ, तो वो बोली, उन्होंने चाबी निकाली और डिक्की खोली, बोली इसमें रख दो। तो मैंने कहा ताई ड्राइव कौन करेगा? बोली मैं करूँगी। तो मैंने कहा चाबी मुझे दो। बोली दूर जाना। मैंने कहा नहीं मैं चलाऊँगा और मैं ड्राइव करके गया, फ्लाइट से उतरा, ड्राइव करके गया। आधे पौने घंटे की ड्राइव थी, लंबी ड्राइव थी, और चेंज करके परफॉर्म कर लिया। तो वो मतलब मुझे कोई थकान नहीं थी, वो एक तरीके से, क्योंकि मुझे पसंद है, जो चीज़ पसंद होती है ना वो करो, तो आप थके हुए भी फ्रेश हो जाओगे, अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी, क्योंकि वो कभी थकान नहीं होने देती। थकान तब होती जो ना चाहते हैं करना पड़ जाता है, वो मत करना कभी। बिल्कुल। तो पैशन को फॉलो कीजिए, पैशन को फॉलो करेंगे तो कभी थकान नहीं महसूस होगी, स्फूर्ति की आप भावना में रहेंगे और खुश रहेंगे, ये गुरुजी का मानना है। तो गुरुजी,
आपके पास कोई बच्चा आता है सीखने के लिए, तो क्या परंपरा फॉलो करनी पड़ती है? मतलब सब लोग जो नृत्य या संगीत से नहीं जुड़े, तो हम जब ये गुरु शिष्य परंपरा का संबोधन दे के बात कर रहे हैं, तो इससे क्या अभिप्राय है? मतलब क्या कोई रस्म होती है गुरु शिष्य परंपरा, या क्या संबंध है? जिस मतलब नहीं, दरअसल क्या है कि जो भी सीखने आते हैं तो वो अमूमन तो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो पहले कहीं ना कहीं सीख रहे होते हैं, तो उन्हें कुछ आइडिया रहता है कि ये कला ऐसी है, इसमें ऐसे आदर सम्मान गुरु के प्रति प्रकट किया जाता है। और वो जब आ जाते हैं, तो जब आप एक दायरे में आ जाएंगे, एक ऑरा में आ जाएंगे, तो उससे कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप करेगा। ये आप मंदिर देख रहे हैं, हाँ, ये जितना सजावट है ये फॉरेनर करते हैं। अब उनको कौन सिखाता? मैंने तो कभी लिख के नहीं दिया कि तुम यहाँ सरस्वती जी को माला चढ़ाओ, तुम यहाँ पे इस दिए को मांझ दो, तुम यहाँ पे ये डोली मोली बना दो। आते ही अपने आप वो रास्ते पे आ जाएगा। इस कमरे के अंदर आने की आवश्यकता है उसको, वो अपने आप फॉलो करने लग जाएगा, क्योंकि आगे वाले फॉलो कर रहे होते हैं ना, तब पाथ जो होते हैं ना, चरण जहाँ जहाँ चलते हैं तो उसके पीछे पीछे बाकियों के भी चरण चलने लग जाते हैं। तो ये चींटी जैसे लीड करती है तो सारी चींटियों के ढेर लग जाता है। तो वही सिस्टम जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें कुछ कहना ही नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या करना है, नहीं, वो अपने आप कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं बाकी लोग। और जो नया एंटर करता है वो अपने आप फॉलो करना शुरू कर देता है कि यहाँ ऐसा किया जाता है, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे घुंघरू बांध के रियाज करना होता है। क्लास चल रही है तो अपनी साधना करनी है तो वो बाहर जाके दूसरे किसी कंपनी में किसी जगह जाके शुरू हो जाएगा। वो मुझे कुछ कहना नहीं, तुम क्या करो, अपने आप करो। तो गुरुजी की क्लास में जो भी परंपरा विधि से बच्चे सीखने आते हैं, तो वो एक ऑरा में आते ही गुरुजी कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वो उस परंपरा को साधने लग जाते हैं, अपने जो बड़े गुरु भाई और गुरु बहनों को देखते हुए। एक शब्द जो अक्सर हम बोलते हैं कि गंडा बदशा के, तो उससे हम क्या अभिप्राय मानते हैं? वो परंपरा में एक अलग चीज़, वो ठीक बात है। वो एक ऐसी परंपरा रही कि धागा एक बांधा जाता है, और वो ये जिसे कहते हैं कि इसको ये गंडाबंद शिष्य है या शिष्या है, या गुरु कहते हैं वो मेरा गंडाबंद शागिर्द है, ऐसे शब्द बोलते भी थे। तो उसमें क्या किया जाता है कि पूरे जो शिष्य होता है या शिष्या होती है, वो पूरे गुरु परिवार के लिए कपड़े, 5 कपड़े, फल फ्रूट, वो जैसे पूरी पूजा विधि की जाती है। उसके बाद सबके सामने, कुटुंब के सामने, कुछ कलाकार लोगों को भी बुलाया जाता है, उसके सामने उसका प्रस्तुतिकरण होता है कि ये तैयार हो गया है, आज ये इनकी इच्छा है कि गंडा बांधे। तो वो गुरु से फिर हाथ में धागा बनवाते हैं, गुड़ चने का भोग लगता है, गुड़ चना होता है, मिठाई आजकल जैसी हो, वो फिर गंडाबंदी होती है। गंडाबंद का मतलब ये है कि अब उसके बाद वो शिष्य या वो शिष्या दूसरे से हाथ पे कोई धागा किसी गुरु से नहीं बनवाएंगे। बेशक सीख ले कि भाई मुझे ये थोड़ा सिखा दो, पहले क्योंकि इन चीज़ों का बहुत फॉलो किया जाता था, लेकिन गंडा एक से बनता है, ये गंडाबंदी ऐसे। तो अब एक और सवाल, जैसे शिष्य या शिष्याएं आपके पास आती हैं या सीखना है, या आप जो ये परंपरा के बारे में अवगत कराया गंडाबंद, तो पहले गंडा बांधा जाता है फिर सीखा जाता है, या सीखते हुए भी आप गंडा बंधवा? नहीं, पहले सीखा जाएगा, तो वो पहले तैयार तो हो जाए। ठीक है। तो वो जब सीखता है और एक समय, लंबा समय मुकाम पे लगता है, तो गुरु को लगता है कि भाई अब ये कर सकता है और ये अपने आप को सक्षम है कि वो खड़ा होकर नाचेगा, तो मेरे परंपरा की इज्जत इसके साथ अच्छे से निभ जाएगी, तब ये की जाती है। तभी तो बहुत सारे दर्शकों का यही सवाल था कि गंडाबंद शागिर्दी क्या है। आज आप गुरुजी के मुंह से आपने सुना, और मैं आशा करती हूँ कि आपको इससे फ़ायदा भी हुआ होगा, और जो इस परंपरा को नहीं भी जानते उनको वो आज इससे अवगत हो गए हैं कि गंडाबंद शागिर्दी की क्या होती है। गंडा सिर्फ
केवल और केवल एक ही गुरु से बनवाया जाता है पूर्ण जीवन काल से। ये एक इसका महत्व है और उसी परंपरा को आप मान सम्मान के साथ आगे लेके जाते हैं और गुरु के समक्ष आप नतमस्तक रहते हैं। ये एक इसका परम ध्येय है। ये आपने गंडा वर्षा गिद्दी के बारे में बताया। आज गुरु शिष्य परंपरा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप क्या अपना बच्चों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे या आप क्या बताना चाहेंगे? मैं सबसे महत्वपूर्ण गुरु पूर्णिमा इसलिए मानी जाती है कि साल में 12 पूर्णिमा आती है। 12 पूर्णिमाएं, 12 जैसे कहते हैं 12 महीने, और उसका पूरा एक सर्कल, लाइफ का सर्कल जैसे एक साल पूरा व्यतीत करते हैं, बीतता है, उसी तरीके से एक पूर्णिमा को केवल गुरु के नाम से दिया गया। ये गुरु के नाम की है गुरु पूर्णिमा। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो हमारी कलाएं हैं, जो वर्षों से ऐसे चली आ रही, वो कलाएं गुरु से ही चली हैं, इसी परंपरा से चली है। फाइन आर्ट्स कह सकते हैं जितने भी हैं इंडिया का, वो उनके कोई ना कोई ऋषि मुनि गुरुओं से प्राप्त ही होने के बाद वो आगे बढ़ी है। वेदों से निकल के आने वाली चीज़ है। और वेद पुराण, आपने नाम तो सुना होगा कि वेद पुराण कोई शब्द होते हैं, आजकल के बच्चों को पढ़ाई में ये सारे गायब हो गए। तो हमारे जब आप सोचे कि पहले क्या हम कितने एडवांस रहे होंगे कि वेदों की परीक्षा, और जब परीक्षा ली जाती थी बाकायदा वेद मंत्र, वेद तंत्र, वेद के ऊपर बड़े बड़े जो थे वो होते थे, हवन होते थे, वेदों से होते हैं। तो ये एक, और ये जो विद्या है, इस विद्या को चारों वेदों से लेके बनाया गया। कितनी बड़ी विद्या है। भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र की रचना की इससे। तो वो कहते हैं कि भरत मुनि अपने 100 पुत्र या 100 शिष्यों के साथ मिलकर उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब ये है कि गुरु को आप ध्याइए आज से। तो आप जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं गए तब तक आप पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकते। आपको विकसित होना है तो गुरु को ध्याइए, गुरु को अपने आप को समर्पित कर दीजिए गुरु के चरणों में। गुरु के, ये नहीं कि गुरु के पैर छूना आप गुरु को ध्याते हैं, मन में उन्हें ध्याइए। बेशक आप कहीं भी बैठे वहीं से नमन कर लेंगे, गुरु को याद कर लेंगे, तो अंधेरे में से आपको ऐसी रोशनी मिल जाएगी जैसे यहाँ रोशनी चलती रहती है। ज़िंदगी में बहुत सारे अंधेरे आते हैं और गुरु से केवल शिक्षा तक ही नाता नहीं रहता, गुरु से तो ज़िंदगी का नाता होता है। शिक्षा का नाता आप जो है आप अपने लिखाई पढ़ाई में जब जाते हैं तो उधर वो चलती है। यहाँ तो आपको गुरु के साथ आप जीने का अवसर प्राप्त करते हैं। गुरु को आप 24 घंटे देखते हैं, गुरु क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे किसी चीज़ का निवारण कर रहे हैं, कैसे किसी मुश्किल को और किसी मुश्किल का समाधान गुरु निकाल रहे हैं। मैथमेटिक्स के जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो मैथमेटिक्स बिना लिखा पढ़ी के सिर्फ दृष्टि से चल रहे होते हैं, बिना वाणी के भी चलते हैं। तो दृष्टि गुरु की पड़ जाती है, आसान सवाल हो जाता है। तो ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण गुरु पूर्णिमा बताई गई है। तो जैसा श्लोक था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, तो उसमें एक लाइन आती, गुरु साक्षात। गुरु साक्षात क्या है? पर ब्रह्म। आप सामने जितनी चीज़ें हैं वो तो देख पा रहे हैं, पर ब्रह्म जिसको कोई नहीं देख सकता, उस रूप में गुरु आते हैं। तो इसलिए कहा कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास उतनी बड़ी औधा, उतनी बड़ी सीट गुरु को दी गई। तो वो जो उनका आसन है गुरु का, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ लगा हुआ आसन बताया है, श्लोकों में बताया। तो जब महसूस करेंगे, गुरु के साथ रहेंगे, गुरु के सानिध्य में आ जाएंगे, तो अपने आप आपको लगेगा कि हाँ, गुरु पूर्णिमा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरा संदेश आता हो। आप आजकल एक आपने ध्येय लिया है और एक गुरु कुंदनलाल गंगानी फाउंडेशन
कुछ थोड़ी सी रोशनी इस कार्य की। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि पिछले 2-3 साल पहले अचानक ये आया कि गुरुजी के नाम से कुछ कार्य किया जाए। तो वही शिष्य गुरु सब, जैसे भरत मुनि जी की बात सोची जाए तो वैसे सबने मिलके बात सोची और उन गुरुजी के नाम का फाउंडेशन बनाया हम लोगों ने सबने मिलके कि GKG फाउंडेशन, गुरु कुंदन लाल गंगानी फाउंडेशन को GKG फाउंडेशन किया। और इससे हमने ये सोचा कि इसके साथ वो चीज़ें जो आज के दौर में, क्योंकि गुरुजी किसी दौर में थे, बीच के दौर में मैं आ गया हूँ, अब हम नई दुनिया को भी जोड़ रहे हैं इससे। तो एक ये फाउंडेशन एक ब्रिज है जो उधर वाले ट्रैफिक को लाता है और इधर तक पहुंचा देता है, इधर वाले ट्रैफिक को लेता है और वहाँ तक पहुंचा देता है। सो फाउंडेशन इज़ ए लाइक ए ब्रिज जो आज के इस स्थिति में, क्योंकि हम परंपरा को भी नहीं तोड़ सकते, छोड़ भी नहीं सकते, और नए लोगों का जो अब समय आ रहा है उनकी सोच समझ भी बिल्कुल अलग तरीके से विकसित हो रही है। जैसे जैसे जनरेशन आती है वैसे वैसे टाइम अलग अलग आ जाता है, समय अलग अलग आ जाता है। अब उस समय को, इस समय को कहीं तो ब्रिज लेना पड़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके नाम का वो जो फाउंडेशन है वो ब्रिज का काम करेगा। दूसरा ये हुआ कि कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। लोग ये सोचते हैं कि कलाकार जो होते हैं केवल अपने में होते हैं, वो अपना ही काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है। इस फाउंडेशन से ऐसी कोई चीज़ नहीं देखने को मिलेगी या आपको सुनने को नहीं मिलेगी जो केवल एक नृत्य संगीत ही नहीं, वो हर दायरे में अपने आप को पहुंचा रहा है, हर दायरे में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये फाउंडेशन वो काम करता है। सो आपको गुरुजी ने GKG फाउंडेशन के बारे में अवगत कराया कि वो एक ये मानते हैं कि समाज की तरफ भी उनका कुछ देह है, और हमने समाज के साथ जुड़कर समाज के लिए भी कलाकार के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में तो आप अपना योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी इस फाउंडेशन के थ्रू निभाया जा रहा है। तो आप बहुत परंपरागत चीज़ों की हमने बात करी। आजकल बहुत सुनने में आता है, जैसे आपने कहा ब्रिज, है ना, नए बच्चों की सोच अलग है, परंपरागत। तो ये एक बॉलीवुड कथक बहुत सुनने में आता है, और एक मतलब ये इस आप क्या कहते हैं इसके बारे में? वही मैंने कहा ना कि समय के साथ लोग होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी लाइमलाइट में आ जाएं और जल्दी से जल्दी फेमस हो जाएं, और क्योंकि ये रास्ता लेंगे तो हम बहुत जल्दी पॉपुलर भी हो जाएंगे। वो इच्छा की बात है। आज़ाद भारत में आज़ाद सोच सबको अलाउ है, किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी वाली कंट्रियां हैं, सारी कंट्रियों की डेमोक्रेसी है, तो उसमें सब अपने विचार से अपनी ज़िंदगी जी सकता है, उसको हक है। लेकिन ये है कि चाहे बॉलीवुड ले लें, चाहे कंटेम्प्रेरी ले लें, चाहे क्रिएटिव की बात करें, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्थान पे हैं। और एक थोड़ा सा दौर वो भी आता है, पर उस दौर का परमानेंट टिकना संभव नहीं। वो आया, अपना समय बिताएगा, चला जाएगा, परमानेंट तो नहीं रहेगा। वो हमेशा तो वो स्थापित नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो ऐसी चीज़ें हमेशा स्थापित हो जाती तो ये वर्षों पुरानी परंपरा ख़त्म ही हो जाती। ये अपनी जगह, क्योंकि मजबूत जड़ से, जैसे एक मजबूत वृक्ष जो होता है ना, वो उसको कोई नहीं ला सकता। कैक्टस आते जाते रहते हैं, जिंदा होते हैं, चले जाते हैं, उसकी तो जड़ें इतनी मजबूत है कि उसको तो कोई हिला नहीं सकता। समय का फेर है, फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को जो वो करना है तो वो कर लेंगे, और जिनने इसको अपनाना है
इसको अपनाना मतलब है ज़िंदगी अपना लेना, उसको अपना लेना थोड़ा सा समय अपना लेना, थोड़ा समय पूरी ज़िंदगी, ये ऐसा है। शॉर्ट टर्म, तो गुरुजी का मानना है कि शॉर्ट टर्म फेम, मतलब जो भी नए नए प्रचलन या जो भी एक्सपेरिमेंट कथक के साथ जो हो रहे हैं बॉलीवुड को लेके या थोड़ा बहुत और है, तो वो शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट्स हैं। बहुत सारे लोग मेरे से भी आके पूछते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत जो अपनी समझ है सिखाती हूँ, लेकिन जैसे कि गुरुजी ने कहा कोई बड़ा इस चीज़ पे रोशनी डाले तो उसका सम्मान होता है कि ये कला एक वट वृक्ष जैसी मजबूत, तो बाकी सब एक छोटे पौधे आएंगे जाएंगे, पर वट वृक्ष अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहेगा, ऐसा गुरुजी का मानना है। तो आज हम आपके साथ रूबरू हुए और आपके साथ साक्षात करने का तुच्छ जो मैंने कार्य लिया, तो उसमें मेरा साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आपके समक्ष बैठकर आपके साथ साक्षात्कार कर रही हूँ। अब आगे क्या? पंजाब में आप बहुत सराहे जाते हैं, बाकी सब कलाकार भी हैं, पर आपका एक पंजाब के साथ एक अलग ही रिश्ता है। तो आपका पंजाब के साथ कोई मतलब आना जाना, या आप क्या समझते हैं कि आपका कैसा संबंध रहा है पंजाब के साथ? पंजाब के साथ बहुत पहले से संबंध रहा, क्योंकि गुरुजी का जाना आना रहा। फिर ये अमृतसर में रहते थे, तो जैसे के महावीर जी, के बनियालाल जी और ये सारा परिवार वहाँ रहता। पंडित महादेव प्रसाद जी बहुत गुणी थे, मतलब वो कथक परिवार वहाँ एक बसा बहुत लंबा। तो पंजाब में देखा जाए तो हमारी जयपुर परंपरा का बड़ा योगदान रहा। गायकी में देखें, वादन में देखें, नृत्य में देखें, सब इन तीनों विधाओं में वहाँ बहुत रहा। उसकी वजह से मेरा भी आना जाना पंजाब में बहुत रहा। पंजाब में बहुत टैलेंट है, रिदम है, शक्ति भी है, बहुत पंजाब है। और जो तेज़ी और वो जो खूबसूरती जैसे है ना, वो जैसे जयपुर घराने में है, वो कला की तरफ से देखी जाए तो पंजाब में भी उतना ही है वो। तो वो, लेकिन अब क्या है कि पंजाब में जो परंपरागत क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य जैसा कथक है, उसके लिए जो एक गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए, वो मैं चाहता हूँ कि वहाँ हो। और वहाँ के जो इतने अच्छे अच्छे टैलेंट हैं, उन टैलेंट को ग्रो करे, उनको सीखने का अवसर मिले। सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है, और अच्छे जगह भी सीख रहे हैं, अच्छे गुरुओं से भी सीख रहे हैं। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन होता है या एक कोई गुरुकुल जैसी कोई स्थापना होती है, जिसमें आने वाले जो सीखना चाहते हैं उनकी सोच को ही परिवर्तन करते हैं। जैसे यहाँ कथक केंद्र में आते हैं तो वो कथक केंद्र नुमा हो जाते हैं, वो चाहे किसी भी वातावरण से आ रहे हों। वैसी परंपरा, वैसा परंपरागत गुरु का वहाँ होना अति आवश्यक है। ये मेरा एक संदेश है गुरु पूर्णिमा पे। तो गुरुजी का पंजाब की तरफ जो स्नेह है वो आप गुरुजी ने बता ही दिया है, और उनका मानना है कि एक परंपरागत एक स्थापना होनी चाहिए गुरुकुल की, और ऐसी वो इच्छा रखते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी परंपरा को वहाँ स्थापित करने में कुछ योगदान दे सकें, और आपकी जो इस सपने को पूरा करने की थोड़ी सी छोटी सी कोशिश ज़रूर करेंगे। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, भगवान की कृपा से टैलेंट, रिदम और एक ताकत जिसे कहते हैं ना, एक ऊर्जा, पंजाब में उसकी कमी नहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन
समस्या जैसे अपनी बात कर रहे थे कि वो यहाँ तक नहीं आ सकते, दिल्ली तक नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती है और वहाँ उनको कोई बहुत ज़्यादा स्कोप दिखाई नहीं देता कि वो, क्योंकि जब तक पंजाब में कोई इंस्टीट्यूशन की स्थापना हो के उसमें एक स्कोप दिखेगा लोगों को कि भाई यहाँ ये हो सकता है और यहाँ इस तरीके की परंपरा से, जैसे महाराष्ट्र में चले जाएं, बंगाल में चले जाएं, तो वहाँ पे उनको, वहाँ के लोगों को बहुत स्कोप दिखता है, तो वहाँ आपको अच्छा खासा ये दिखेगा। लेकिन इधर भी इतनी, मेरा मानना है कि इतनी मात्रा में वो बड़ा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो पारंपरिक तरीके से अपना निर्वाह कर रहा हो समाज में कला को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस सपने को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम सर आंखों पे लेते हैं और कोशिश करेंगे कि आपका ये सपना जल्द ही जल्द पूरा करें और परमात्मा की हम पे बने, आपका आशीर्वाद हमारे पे बने, बड़े गुरु जी का आशीर्वाद है, इनका आदेश है तो सब हो जाएगा। और मैं ये मानती हूँ कि एवरीथिंग हैपन्स आउट ऑफ योर ओन पार्टिसिपेशन। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, गुरु जी भी यहाँ बैठे हैं, सो दिस इज़ ऑल ऑलरेडी डिवाइनली एक्सेप्टेड। तो आज हम यहाँ बैठे हैं, साक्षात कर रहे हैं और इस रूबरू में गुरु जी के मुँह से ये जो शब्द निकले हैं कि गुरुकुल की कोई स्थापना हो, तो इसको हम आज बांधते हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और कोशिश करेंगे कि हम इसको पूरा करें। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और आप सोचती हूँ, ये मेरी छोटी सी कोशिश कि आप जो गुरुजी से अगाध प्रेम करते हैं, आपके नाम की बहुत चर्चा रहती है पर बहुत सारे बच्चों को आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। सो उन सबको कुछ गुरुजी के जीवन के बारे में पता चला होगा, कुछ गुरु शिष्य परंपरा क्या रही है उसके बारे में पता चला होगा। तो हमारा साक्षात्कार आप सबके लिए उपयोगी साबित हो। और गुरुजी, आपके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, नतमस्तक हूँ जो हूँ आज आपके कारण, और आपका आशीर्वाद बना रहे। आपने समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ। खूब आशीर्वाद, सबको शुभकामनाएं, गुरुदेव समान। कई बार ऐसे पूछते कथक कब शुरू हुआ। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश कब आए जैसे वाला सवाल है ये, इसलिए मिला रहा हूँ मैं कि नृत्य विद्या आदिकाल से चली आ रही विद्या है। कथक नृत्य उस वक्त था या कैसा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन लास्य तांडव की तो बात सभी सुनते हैं, शिव पार्वती ने किया, दोनों भगवानों ने किया। तो नृत्य कब रहा होगा? तो इसकी कोई सेंचुरी नहीं है, इसका कोई समय नहीं है, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी जिसकी नहीं बता सकते एग्जैक्ट समय क्या है। तो मैं यही कहूँगा कि जो पारंपरिक कला है या कथक नृत्य है, ये आदिकाल से चला आ रहा है, आदिकाल से, इसका कोई समय नहीं है। और जो बहुत पुरानी परंपरा और आज तक जीवित है और नई पीढ़ी तक ये चल रहा है, दैट मीन्स ये परंपरा सूर्य, चंद्रमा, नदियों, पहाड़ों जैसी परंपरा है। ये थी, है, रहेगी।